हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग दर्पण का रिवीजन करने जा रहे हैं और जिसमें हम थर्ड लेक्चर पे हैं। तो चलिए इसमें कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट ये है कि जो मिरर फार्मूला है वो क्या है। सबसे पहले मिरर फार्मूला सीखने से पहले साइन कन्वेंशन को एक बार सीखते हैं कि साइन कन्वेंशन हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे और उसका प्रयोग हम लोग न्यूमेरिकल में कैसे करेंगे, है ना। तो साइन कन्वेंशन को सबसे पहले सीख चलिए। तो हमें ये पता है कि ये एक्स अक्ष है ना, ये एक्स अक्ष है और ये पॉजिटिव एक्स अक्ष कहलाती है और ये नेगेटिव एक्स अक्ष कहलाती है। ये दर्पण जो है वो अवतल दर्पण है। तो इस अवतल दर्पण के लिए आपको पता है फोकस भी इधर ही होगा और सेंटर भी इधर ही होगा। तो फोकस और सेंटर दोनों इधर होंगे। अभी आपको अच्छी तरह से पता है जिधर की तरफ झुका होता है उधर की तरफ ही फोकस और सेंटर होते हैं, है ना। तो अगर इस दर्पण के लिए बात करें तो ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो इस अवतल दर्पण के लिए फोकस इधर है, तो इसका मतलब इसकी जो फोकस दूरी होगी f और जो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी r, वो दोनों चूंकि नेगेटिव साइड में है तो नेगेटिव होगी। यानी f भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा और r भी आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। आपने संबंध तो पढ़ा ही है f और r में, f = r/2 होता है ना। तो ये तो पढ़ा ही है। तो जो अवतल दर्पण है उसके लिए f कैसा होगा, नेगेटिव होगा और r भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो ये आपको याद रहेगा। अगर ये साइन कन्वेंशन दिमाग में बन जाएगा तो आपको आसानी से चीज़ें याद रहेंगी। दर्पण इस तरह से रखा हुआ है तो इधर लेफ्ट साइड में जो भी चीज़ें रहेंगी वो सब नेगेटिव में रहेंगी और राइट साइड में जो भी चीज़ें रहेंगी तो वो सारी कैसी रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, है ना। तो जो लेफ्ट साइड में रहेगा तो f और r तो इधर पड़ रहा है तो इस वजह से हमेशा ये नेगेटिव रहेगा। हमेशा का मतलब है अवतल दर्पण के लिए नेगेटिव रहेगा। इसके साथ साथ वस्तु हमेशा इधर ही आप रखोगे, इधर ही कहीं पे वस्तु रखोगे। तो जब भी वस्तु अगर आप सामने ही रखोगे, भाई दर्पण के सामने वस्तु रखनी है, तो दर्पण के सामने अगर वस्तु इधर रख रहे हो तो यानी वस्तु की दूरी जिसको हम u नाम देते हैं, u, है ना, ये वस्तु है। तो ये u जो है हमेशा आपको मैंने बताया ही, जो भी लेफ्ट साइड में रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। तो यानी इसका मतलब u हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। u कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब अवतल दर्पण के लिए जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो आपको अगर सारे डायग्राम याद हैं तो जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो सामने ही बनता है, इधर ही लेफ्ट साइड में ही बनता है। तो अगर प्रतिबिंब वास्तविक है, रियल है, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, तो उसके लिए v, मान लीजिए प्रतिबिंब यहाँ बना होगा तो ये प्रतिबिंब की जो दूरी है v, है ना, ये v कैसी रहेगी, नेगेटिव ही रहेगी क्योंकि ये लेफ्ट साइड में ही बनेगी। लेकिन अगर प्रतिबिंब आभासी है तो आपको पता है कि जो है दर्पण के पीछे बनता है। अगर आभासी प्रतिबिंब है तो दर्पण के पीछे बनता है और तब v हमारा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब सीधे तौर पे ये कहना है कि जो भी लेफ्ट साइड में चीज़ें रहेंगी वो सारी नेगेटिव होंगी और राइट साइड में जो भी चीज़ें रहेंगी वो कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। चलिए, तो जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो प्रतिबिंब चूंकि अवतल दर्पण के लिए वास्तविक जब प्रतिबिंब कब बनता है तो दर्पण के सामने ही बनता है, उल्टा होता है, नो डाउट उल्टे से यहाँ नहीं लेना देना है, लेकिन सामने ही बनता है। तो सामने बनता है मतलब लेफ्ट साइड में बनेगा और अगर लेफ्ट साइड में बनेगा तो इसका मतलब है वो भी नेगेटिव रहेगा। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है तो इस वजह से पॉजिटिव साइड चला जाएगा और पॉजिटिव साइड जाने की वजह से v को हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। उत्तल दर्पण के लिए भी देख लेते हैं। चलिए, तो उत्तल दर्पण के लिए अगर हम बात करें तो उत्तल दर्पण आपको दिख रहा होगा डायग्राम में कैसा बना हुआ है। तो इस उत्तल दर्पण के लिए अगर आप देखेंगे तो f इधर पड़ रहा है, यानी जो f होगा और r होगा, c भी इधर पड़ने की वजह से जो r होगा, तो वो दोनों चाहे f की बात करो और चाहे r की बात करो दोनों राइट साइड में पड़ रहे हैं। तो इस वजह से दोनों कैसे लिए जाएंगे, पॉजिटिव लिए जाएंगे, है ना, पॉजिटिव लिए जाएंगे। उसके साथ साथ वस्तु तो आप हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखोगे। वस्तु के लिए तो ऐसा है नहीं कि उधर रख देंगे, क्योंकि चिकने सरफेस पे ही वस्तु
परावर्तन होगा तो चिकने सरफेस के सामने ही वस्तु रखी जाएगी, तो यू हमारा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, यू हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि ये उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो हमेशा प्रतिबिंब आपका इधर दर्पण के पीछे ही बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा इसका मतलब पॉजिटिव साइड बनेगा, तो V हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसमें कभी वास्तविक का केस आएगा ही नहीं। तो ये उत्तल दर्पण के लिए जो केस हैं वो सीधा सीधा यहीं आपको कंसीडर करने हैं, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर ये साइन कन्वेंशन आपको याद रहते हैं तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी राइट साइड चीज़ें रहेंगी वो पॉजिटिव में, और जो भी लेफ़्ट साइड चीज़ें रहेंगी वो नेगेटिव में काउंट की जाएंगी। बस इतना ध्यान रखना है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। चलिए, तो दर्पण का सूत्र देख लेते हैं। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u, है ना। 1/f = 1/v + 1/u, ये दर्पण का सूत्र है। ठीक है, कई बार इसको आप यहाँ से f = r/2 का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो दर्पण का सूत्र है। v क्या है, v है प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी, और f क्या है, फोकस दूरी, और r क्या है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो ये दर्पण का सूत्र आप लोग याद रखेंगे। चलिए, एक और चीज़ सीखनी है, एक नया शब्द है आवर्धन। वैसे तो आवर्धन दो तरीके का होता है, एक होता है रेखीय आवर्धन और एक होता है कोणीय आवर्धन, लेकिन यहाँ हम बात रेखीय आवर्धन की ही करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में रेखीय आवर्धन ही है ना। तो आवर्धन वैसे तो दो तरीके का होता है, लेकिन यहाँ पे जो बात करनी है वो रेखीय आवर्धन की करनी है। तो आवर्धन को m से लिखा जाता है आवर्धन को m से लिखते हैं, और ये m क्या बताता है, m बताता है कि आपका प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में कैसा बना है, बड़ा बना है या छोटा बना है कि बराबर बना है। ठीक है ना, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन की संज्ञा देते हैं। अब आपको पता है यहाँ पे देखिए ऊंचाई दोनों है, तो दोनों मीटर में होंगी, कैंसिल हो जाएगी। यानी रेखीय आवर्धन के लिए अगर ऑप्शनल में आपसे पूछा जाए कि रेखीय आवर्धन का मात्रक क्या होता है, तो कोई मात्रक नहीं होता है इसका। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप बात करेंगे तो फोकस दूरी का मात्रक आपको पता है, दूरी है, चाहे वो फोकस दूरी हो, चाहे वो वस्तु की दूरी हो, चाहे वो प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे वो वक्रता त्रिज्या हो, इन सब का मात्रक मीटर ही रहेगा। या मीटर लिखा जाएगा या सेंटीमीटर लिखा जाएगा। क्लियर है, तो मीटर या सेंटीमीटर लिखा जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए, अब इस रेखीय आवर्धन को एक तरीके से और लिखा जाता है m। दर्पण के लिए अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, दर्पण के लिए तो जिस फॉर्मूले का अब हम यूज करेंगे रेखीय आवर्धन के लिए वो है -v/u। अभी के लिए नया है तो आपको याद रहेगा दर्पण के लिए -v/u, लेकिन जब भी लेंस होगा तो आप कंफ्यूजन में पैदा होगा क्योंकि वहाँ पे v/u लिखा जाता है, माइनस नहीं लिखा जाता। तो याद रखना है कि किस में माइनस है किस में नहीं है। तो m = -v/u दर्पण के लिए आवर्धन होता है, और इसी को हम बराबर करके I/O के रूप में भी लिख सकते हैं, I/O के रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए, तो ये तीसरी बात हो गई। अब एक और बात कर लेते हैं, क्षमता, पावर ऑफ लेंस या क्षमता। तो पावर ऑफ लेंस को फोकस दूरी के इन्वर्स से लिखा जाता है, P = 1/f, लेकिन ये तब फॉर्मूला लिखा जाता है जब f मीटर में हो। f किस में हो, मीटर में। अगर f सेंटीमीटर में है, f जो है वो किस में है, सेंटीमीटर में है, तो फॉर्मूला यूज किया जाता है P = 100/f। ठीक है, 100/f।
तो आपको ये तब लगाएंगे जब आपका f सेंटीमीटर में है, और ये कब लगाएंगे जब आपका f मीटर में हो। तो पावर के लिए जो मात्रक यूज़ होते हैं वो मात्रक आपको दिख रहा है, तो ये f नीचे है ना, तो इसको या तो आप चाहे प्रति मीटर कहो या डायोप्टर, इसका एक अलग ही शब्द आ जाता है डायोप्टर। तो पावर के लिए दो मात्रक आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में आपको डायोप्टर ना दे करके सीधा प्रति मीटर दिखा होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि फोकस दूरी का मात्रक या उसका पावर का मात्रक यानी क्षमता का मात्रक प्रति मीटर भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो अब हम एक चीज़ और सीख लेते हैं कि m के लिए हम क्या वैल्यूज़ देखेंगे। चलिए एक चीज़ और सीख लेते हैं कि अगर m का मान पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है, m मान लीजिए हमने निकाला और m का मान कैसा आया, पॉजिटिव आया, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे जो हमारा प्रतिबिंब है वो सीधा प्रतिबिंब। और आपको पता है, हमने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि सीधा प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है, सीधा प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है, तो ये बात आपको ध्यान रहेगी, है ना। ऐसे ही अगर हम बात करें m नेगेटिव अगर है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और उल्टा प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होता है, उल्टा प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होता है। समतल दर्पण के केस में मैंने आपको बताया भी था कि समतल दर्पण के लिए जितनी दूरी पे हम वस्तु रखते हैं, जितनी दूरी पे हम वस्तु अगर रखते हैं उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जितनी दूरी पर हम वस्तु रखते हैं उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। जितनी ऊंचाई का रखते हैं उतनी ही ऊंचाई का भी बनता है। ठीक है, जितनी दूरी पे रखते हैं उतनी दूरी का बनता है, जितनी ऊंचाई पे रखते हैं उतनी ही ऊंचाई का बनता है। आप यहाँ से अगर इसका मैग्निफिकेशन निकालो तो m इज टू दर्पण के लिए तो -v/u यूज़ करते हैं, तो माइनस v कितना है a और u कितना है -a, क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो माइनस में लेंगे, तो -a, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आया +1। तो प्लस का मतलब ये है कि ये वस्तु जो है अगर वस्तु सीधी रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी सीधा बनेगा। और अभी हमने कहा कि सीधा प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है, यानी समतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब आभासी होगा। और ये बात क्लियर भी हो रही है क्योंकि दर्पण को पार करके प्रतिबिंब बन रहा है, तो वास्तव में किरणें तो इधर नहीं जा रही होंगी, और जब वास्तव में किरणें इधर नहीं जा रही होंगी तो यहाँ प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा होगा, आभासी ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्लैरिफिकेशन आप देख भी सकते हो। अच्छा, अब अगर m का मान 1 से बड़ा आता है, अगर m का मान 1 से बड़ा आता है तो उस कंडीशन में हमारा जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु से बड़ा होगा, यानी प्रतिबिंब का साइज बड़ा होगा, वस्तु का साइज छोटा होगा। अगर m का मान 1 के बराबर आता है, 1 के बराबर आता है तो इसका सीधा मतलब है कि प्रतिबिंब और वस्तु दोनों बराबर साइज के हैं। ठीक है, और अगर m का मान 1 से छोटा आता है, 1 से छोटा आता है तो प्रतिबिंब छोटा होगा और वस्तु बड़ी होगी, यानी प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ देखिए m का मान है प्लस है, तो प्लस का मतलब तो सीधा है, और यहाँ देखिए 1 लिखा हुआ है, तो 1 मतलब वस्तु के बराबर। तो हमने अभी आपसे बताया कि जितनी ऊंचाई का आप चाहोगे उतनी, जितनी ऊंचाई की वस्तु आप रखोगे उतनी ही ऊंचाई का प्रतिबिंब आपको मिलेगा। दिस मीन्स यहाँ पे 1 ये बात बता रहा है। तो समतल दर्पण के लिए याद भी रखना है कि जो मैग्निफिकेशन का मान होता है वो +1 होता है। बाकी किसी दर्पण के लिए +1 नहीं होगा, लेकिन जो समतल दर्पण है उसके लिए मैग्निफिकेशन का मान 1 ही होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है एक कार पर पीछे देखने के लिए लगाए गए दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो कार पे जो पीछे देखने के लिए जो दर्पण लगाया जाता है वो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण।
तो ये आपको पता भी होना चाहिए कि उत्तल दर्पण, क्योंकि इसमें कोई दर्पण का नाम नहीं लिख के दिया है, उसमें सीधे उसकी वक्रता त्रिज्या दे रखी है। अब अभी उत्तल दर्पण हमने कहा था तो उसकी वक्रता त्रिज्या r प्लस में लिखेंगे क्योंकि राइट साइड होता है, तो इसका मतलब 4 मीटर। तो यहाँ से f अगर निकालोगे तो r/2 यानी 4/2 यानी प्लस का 2 मीटर। ठीक है, बस का स्थान तो ये वस्तु है ना, वस्तु ही है, बस का ही तो प्रतिबिंब बनाना है। तो वस्तु है, तो वस्तु कितने पे है, 6 मीटर पे है, तो u तो हम हमेशा माइनस ही लेते हैं, 6 मीटर। v हमें निकालना है तो v निकालना पड़ेगा। तो यानी अगर यहाँ से अब हम दर्पण का सूत्र लगाएं 1/f = 1/v + 1/u, तो 1/f कितना है, f हमें दिया हुआ है 2 और 1/v हमें निकालना है प्लस 1/u कितना है, माइनस का 6। तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/6। तो 1/v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 प्लस 1/6। ये हो जाएगा एलसीएम 6, 3 + 1। तो 1/v इज इक्वल्स टू 4/6, v इज इक्वल्स टू 6/4। कई बार बाद में ये उल्टा करना भूल जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है कि इसको उल्टा करना होता है। तो अगर आप इसको काटोगे तो 4 × 4 4 × 5 20, यानी 1.5 मीटर अवे दिखेगा, है ना। तो 1.5 मीटर अवे दिखेगा प्रतिबिंब हमारा। क्लियर। तो ये ध्यान रखना है कि जो v आ रहा है वो हमारा 1.5 आ रहा है। चलिए इसके लिए m का मान भी निकाल लेते हैं। तो m इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, m होता है -v/u। तो -v कितना है, v है 1.5 डिवाइड बाई u कितना है -6। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 0.14। तो m का मान कितना आया, प्लस का 1/4। अब यहाँ से देखिए उत्तल दर्पण के लिए आपको पता है प्रतिबिंब आभासी बनेगा, तो यहाँ से प्लस आ रहा है तो आभासी बन रहा है। 1/4 यानी वस्तु से छोटा भी बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। अगर आपको उत्तल दर्पण के डायग्राम याद आ रहे हैं तो आपको ये बेहतर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 1/4 ही आता है, मतलब वस्तु से छोटा ही आता है। 1/4 ही नहीं आता, लेकिन वस्तु से छोटा ही आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।